हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से डीसी करंट पास करते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होती है, वो एक्टिविटी आपने की होगी। तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो एडवांस चीज है वो आपको यहां पर पढ़ना है। तो आज का आपका टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो लॉज दिए थे फैराडे ने, और उन लॉज में ये बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किन किन फैक्टर्स पर और किस तरह से डिपेंड करती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस वास्तव में है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए आपको पहले तीन बातें जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए आपको तीन बातें पहले पता होना जरूरी है। पहला है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। दूसरी बात आपको जो पता होनी जरूरी है वो है कि व्हाट आर कैथोड्स, कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड आखिर होते क्या है। और तीसरी बात आपको जो इसमें पता होना जरूरी है वो ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीन बातें जब आपको पता होंगी तभी आप इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस देखा जाए तो इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर का एक तरह से देखा जाए पूरा कंक्लूजन। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आखिर होते क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are bad conductor of electricity in solid state but good conductor of electricity in molten form or in solution form। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड स्टेट में तो करंट को पास नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको मेल्ट कर दिया जाए या उनका एक्वस सोल्यूशन बना दिया जाए तो उनमें से करंट पास की जा सकती है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मैंने वैसे पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि जितने भी सॉल्ट्स हैं, ऑल सॉल्ट्स, एसिड्स, अल्कली, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है। कॉमन सॉल्ट सॉलिड स्टेट में करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन अगर उसको मेल्ट कर लिया जाए या फिर उसका सोल्यूशन बना दिया तो करंट उसमें से पास हो सकती है। तो एक हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड क्या होते हैं। देखिए जरा, मैं आपको इसको बहुत सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस कंटेनर में, ये बीकर है, इसमें मैंने वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है। अब मैं इसमें दो स्पून डिप कर देता हूं। मैं स्पून इसलिए बताया क्योंकि जब हम वर्ड्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोड या फिर कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं तब कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने इसमें सिंपल जो आपकी किचन में स्पून है वो स्पून यहां पर डिप कर दिए हैं, और मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं 9 वोल्ट की लेड बैटरी, जो कहीं भी इलेक्ट्रिक की शॉप पर अवेलेबल होती है, जिसको लेड बैटरी कहते हैं। ब्लू कलर की आपने देखी होगी, इस तरह से होती है और इस पर प्लस माइनस लिखा रहता है, यहां प्लस यहां माइनस, में यहां पर ऐसे बता रहा हूं। तो देखिए जरा, यहां पर बैटरी का प्लस जिस स्पून से जुड़ा होगा, बैटरी का प्लस जिस स्पून से जुड़ा होगा वो होगा एनोड,
और बैटरी का माइनस जिस स्पूल से जुड़ा होगा वो होगा कैथोड। मैं यहां पर और क्या ले सकता हूं, स्पूल की जगह मैं दो ब्लेड्स ले सकता हूं, मैं यहां पर दो आयरन नेल्स ले सकता हूं, यानी कोई भी अपने डेली लाइफ की कोई भी चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती है उनको हम यूज करते हुए इसको समझ सकते हैं। तो खैर ये तो मैंने आपको बताया कि जो बैटरी के प्लस से जुड़ा होगा वो एनोड होगा, जो बैटरी के माइनस से जुड़ा होगा वो कैथोड होगा, लेकिन ये इनकी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। इनकी डेफिनेशन ये है कैथोड और एनोड की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि एनोड वो प्लेट या इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो प्लेट या इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है। मैं जरा इसको आपको यहां पर समझाना चाहता हूं एक्चुअली ऐसा क्यों कह रहे हैं। एनोड एनोड वो प्लेट होती है, वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लासेस में कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होता है। तो यहां देखिए जरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होता है। और कैथोड किसे कहते हैं, कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन आपने पढ़ा हुआ है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन किस तरह से, कहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा देखें यहां पर। आपको ये पता है कि H2O किस तरह से आयोनाइज होता है, H प्लस एंड OH माइनस। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एनोड जो है ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो एनोड पर भी प्लस चार्ज होगा, और कैथोड माइनस से जुड़ा है तो कैथोड पर माइनस चार्ज होगा। तो H प्लस कहां जाएगा, H प्लस जाएगा एट एनोड, सॉरी कैथोड, H प्लस जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहां पर, और बन जाएगा क्या H। लेकिन H फॉर्म में कभी भी हाइड्रोजन नहीं रहा, हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज H2, इसलिए हमको यहां पर शो करना पड़ेगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये H2। H+ से हाइड्रोजन आयन से H2 बनी कहां पर, कैथोड पर। अब एनोड पर क्या होगा, यहां पर बता देता हूं मैं आपको। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, देखिए OH है, OH माइनस यहां पर आया। अब OH को जरा ठीक से देखिए, OH में इस तरह से पूरी ये इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि पहले तो इससे H प्लस अलग होगा और दो इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में रिमूव होंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी कुछ इस तरह से, प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये H प्लस कहां चले जाएंगे, ये H प्लस चले जाएंगे यहां पर कैथोड पर, और फिर से ये रिएक्शन जो है ये यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर जो ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, इस तरह का एक और ऑक्सीजन होगा, हम क्या करेंगे यहां पर ये 2 लगाएंगे, इसलिए यहां 2H प्लस है, यहां पर क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बना लेगी और O2 के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। तो हम इसको, अब मैं इसको पहले ऐसे लिखा था, अब मैं इसको पूरा हटाकर ये यहां पर O2 लिखने जा रहा हूं, ये इस प्रकार से होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कैथोड पर रिडक्शन हुआ है और इस यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कैथोड क्या है, जहां रिडक्शन होता है, एनोड क्या है, जहां ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। अब तीसरा, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन भी हमने पहले ही करके बता दिए। बस रेडॉक्स का मतलब बताना चाहूंगा। रेडॉक्स का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं किसी प्रोसेस में, तो वहां पर रेडॉक्स उसे कहते हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इन 3 पॉइंट्स को हमने समझ लिया। ठीक, अब देखिएगा एक वर्ड और है जो कि केवल एक सिनोनिम कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको मैं रब कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल का मतलब होता है
कोई ऐसी डिवाइस जिसमें कि एक कंटेनर हो, एक इलेक्ट्रोलाइट हो, दो उसमें इलेक्ट्रोड्स हों, इस तरह की डिवाइस को कहते हैं सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है जहां की इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इतनी सी बात है। अब मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कि अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको एक लाइन में ये कहना है कि इट इज द प्रोसेस that involves redox reaction in an electrolytic on passing DC current through it। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जब डीसी करंट पास करते हैं तो उस पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बाकी हमने सभी समझ ही लिया है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो फेराडे ने आखिर कहा क्या था और क्यों कहा था? तो देखिए जरा, बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है ना, इस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से कई सारी मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन इस प्रोसेस से होता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमको ये पता होना जरूरी होता है कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है और हम कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अच्छी तरह से मटेरियल का ज्यादा अमाउंट में पा सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जरा देखिए जरा, यहां मैं आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बता रहा हूं। ये बीकर में कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है बीकर में। अब मैं इसमें दो मेटेलिक प्लेट्स डिप कर रहा हूं। ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स भी कॉपर की ही मैं ले रहा हूं। ये कॉपर की प्लेट्स हैं दोनों, Cu इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये प्लस, ये माइनस, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो क्या होगा देखिए, कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन जाएगा कहां पर? कैथोड की तरफ, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, कि पहले थोड़ी थिन थी, अब उस पर जब रिडक्शन हो गया तो ये थोड़ी थिक होने लगेगी। ये थिक होने लगेगी, इस पर ये कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा, ये थिक होने लगेगी। तो इस तरह से क्या है कि डिपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का। यहां पर और मेटल जितने भी होंगे उसका डिपोजिशन तो वो कैथोड पर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कई सारे सब्सटेंसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉपर का मैंने बताया, एल्यूमिनियम का बताया, सोडियम का बताया। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो फेराडे ने ये बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है अपने दो लॉज में, ठीक है। तो उन लॉज को हम जरा समझते हैं। तो पहले हम लेते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे का फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्या कहा मिस्टर फेराडे ने कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किस पर डिपेंड करती है? इस लॉ में फेराडे ने यह कहा था इस लॉ में कि द अमाउंट ऑफ
a substance, the amount of a substance W deposited at anode or cathode is directly proportional to the charge passing through the electrolytic cell. फेराडे ने यह बताया था कि कैथोड या एनोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है किसी सब्सटेंस का, कॉपर का, सोडियम का, कैल्शियम का, कैथोड पर, या एनोड पर बात करें तो एनोड पर ऑक्सीजन का या फिर क्लोरीन का या फिर और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का, जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो चार्ज पर डिपेंड करता है। जो चार्ज उसमें से पास होगा उस चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q। अब यहां पर देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हट गया है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एक कांस्टेंट। तो मैं यहां पर उस कांस्टेंट को लिख रहा हूं। उस कांस्टेंट को शो करते हैं, डिनोट करते हैं Z से, और इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इस कांस्टेंट का नाम है। ठीक है, इसको अभी हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए जरा, इसको मैं और किस फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू ZIT, क्योंकि आपको बताया Q इज इक्वल टू IT होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं। अब ये देखिए कि Z को हमको डिफाइन करना है, क्योंकि यहां पर ये Z बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इस लॉ में जो भी है वो ये Z ही है। Z को हमको डिफाइन करना है। कैसे हम डिफाइन करेंगे? आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 1 एम्पियर करंट पास करें और कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक? 1 सेकंड तक करें, यानी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड पर, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो भी अमाउंट कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होगा 1 एम्पियर करंट पास करने पर 1 सेकंड के लिए, तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम Z। सो व्हाट इज Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस deposited at cathode or anode on passing 1 ampere current for 1 second, or we can say it is the amount of substance deposited at cathode or anode on passing 1 coulomb charge। भाई ये किसके बराबर है? 1 कूलम के तो बराबर है, on passing 1 कूलम चार्ज। क्लियर? तो ये यहां पर ये एक्सप्रेशन यहां तक हम अभी तक इसको लाए। अब देखिए जरा, अब इस एक्सप्रेशन के और मॉडिफिकेशन क्या है वो देखिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके हमको और भी फॉर्म्स देखने हैं जो हम आगे देख रहे हैं, IT। अब Z की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो जरा हमको यहां पर समझना है। देखिए डिफाइन तो कर दिया कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक, यानी 1 कूलम चार्ज जो है वो होगा, वो उस पर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो Z होगा। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? देखिए, अब हमको जरा पता करना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो मैं लिखूंगा चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इन पर चार्ज कितना होता है? देखिए बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एट 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल यानी कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी ये अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी मैं आपको बता रहा हूं वो आएगी 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 96,500 कूलम। चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना? 96,500 कूलम। इतना चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 मोल लें, अगर 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा? 2 इंटू
96,500 कूलम। इसी तरह से 3 मोल लें तो कितना होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 3 इंटू 96,500 कूलम। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो 96,500 कूलम है ये होता है 1 फेराडे के बराबर। इसको कंसीडर किया गया, एक और यूनिट है फेराडे चार्ज की, और ये जो अमाउंट होता है 96,500 इसको 1 फेराडे 1 F के बराबर कंसीडर किया गया है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे। 2 मोल पर 2 फेराडे, 3 मोल पर 3 फेराडे। ये बात समझना आपको जरूरी है, समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाल लिया और फिर हम उसको दूसरी यूनिट में भी उसकी वैल्यू देख ली। अब देखिए जरा, जब हमने ये पता कर लिया तो इसको हम यहां कैसे अप्लाई करने वाले हैं वो देखिए, वो समझिए जरा। इसको मैं भाई लिखा रहने देता हूं वरना आप भूल जाएंगे, यहां लिख देता हूं, जरा ठीक से समझिए। देखिए जरा, मान लीजिए इस तरह के आयंस है, फॉर मोनोवैलेंट cations like सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम एक्स्ट्रा। ऐसे आयंस के लिए मान लीजिए हमको Z निकालना है सब्सटेंसेस के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जरा, इनके लिए ऐसे निकालेंगे कि 96,500 कूलम चार्ज gives 1 मोल, यानी कि M ऑफ सब्सटेंस। अगर इतना चार्ज हम पास करें तो इन सारे ऐसे सब्सटेंसेस का 1 मोल गेन होता है, 1 मोल सब्सटेंस पर, उस पर कैथोड पर डिपोजिट होता है। तो मान लीजिए अगर हम यहां पर जो लिखा हुआ है Q या IT, तो Q कूलम चार्ज अगर हम पास करें तो कितना अमाउंट होगा डिपोजिट, M बाय 96,500 इंटू Q। और ये होगा ऐसे सब्सटेंसेस के लिए फॉर्मूला, M बाय 96,500 इंटू Q। ये किसके लिए है, ये है इनके लिए जो कि जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, इस टाइप के जो मोनोवैलेंट कैटायंस हैं, इनके लिए ये इस टाइप का फॉर्मूला आ गया। अब मान लीजिए कि कैल्शियम टाइप के डाइवेलेंट है, कैल्शियम टाइप के हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इस टाइप के अगर कोई सब्सटेंसेस हैं तो इनके लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, इनके लिए ये फॉर्मूला होगा W बाय M अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू Q। होगा या नहीं, इनके लिए इतना होगा कि इतना जो चार्ज है वो 1 देगा, 1 मोलर, तो Q कितना देगा, तो इनके लिए ऐसा फॉर्मूला होगा। मान लीजिए अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, फॉर एल्यूमिनियम, मान लीजिए एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा, एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला होगा M बाय 2 इंटू 96,500 इंटू 3 नॉट 2 इंटू Q। ये होगा एल्यूमिनियम के लिए। तो ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिख रहा है। इस डिफरेंस को पूरी तरह से मिटाने के लिए क्या कोई कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं जिससे कि हम इस डिफरेंस को हटा दें? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जरा देखिए यहां पर देखिए, यहां पर M बाय 2 है, यहां पर M बाय 3, यहां पर देखा जाए तो ये M बाय 1 भी हम मान सकते हैं। तो क्या है ये बात, ये है कि अगर हम M बाय n लेते हैं तो M बाय n, n 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से हम यहां पर M बाय n भी लिख सकते हैं और हम यहां पर E भी लिख सकते हैं। यानी कॉमन फॉर्मूला यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू M बाय n इंटू 96,000 इंटू Q। ये एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये कब है, जबकि Q इन कूलम है।
Q की यूनिट यहां पर क्या है, कूलम। और अगर मान लीजिए आप इसकी जगह पर F लिखते हैं, अगर आप इसकी जगह पर F लिखते हैं तो आपको N इंटू एफ इंटू क्यू लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको Q की यूनिट Q इन फैराडे लिखना पड़ेगा। अगर आपने यूनिट गलत लिख दी तो आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो जरा, ये उसका एक फॉर्म हो गया। अब इसका एक और फॉर्म लिखिए, m बाय n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट होता है आपको मोलैरिटी एंड इक्विवेलेंट वेट में, जब नॉमिनलिटी में जब रिलेशन बताया था तब मैंने बताया था। तब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बाय 96,500, ये इसका नया फॉर्म है। लेकिन कब, जबकि Q किसमें है, Q इन कूलम। अगर आप इसमें लिखते हैं W इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बाय एफ, तो यहां पर Q किसमें, Q इन फैराडे। यानी इतने सारे फॉर्म्स हैं इसके, लेकिन मीनिंग उसका एक ही है, मीनिंग उसका एक ही है। और क्या मीनिंग निकलता है जरा देखिए, मैं अब आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए मैंने 96,500 कूलम चार्ज जो है पास किया। किसमें से पास किया, मैंने पास किया एक तो सोडियम आयन के सॉल्यूशन में से, सोडियम आयन एक्वस। दूसरा मैंने किया कैल्शियम आयन के एक्वस सॉल्यूशन में से। तीसरा मैंने किया एल्यूमिनियम आयन के एक्वस सॉल्यूशन में से। ठीक, अब जरा देखिए, इतना जो चार्ज है, इतना जो चार्ज है, इतने चार्ज में सोडियम का 1 मोल होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था पहले। तो इसमें सोडियम कितना डिपोजिट होगा, 23 ग्राम। यहां से देखकर बता सकते हैं या फिर कैलकुलेशन भी कर लें तो भी हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना होगा, कैल्शियम अपने मोलर मास से जस्ट हाफ होगा, क्योंकि यहां पर ये जो अमाउंट है ये 2 इंटू नहीं है, उसका हाफ है। यहां पर देख लीजिए, आपको मैं सॉल्व करके ही बता देता हूं। अगर मैं इतना चार्ज पास करता हूं तो सोडियम के लिए W सोडियम कितना होगा, W सोडियम जो होगा, ऊपर क्या लिखूंगा 23 लिखूंगा, नीचे 96,500 लिखूंगा। ठीक है, और चार्ज कितना मैंने पास किया है, चार्ज मैंने पास किया है 96,500 कूलम। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 23 ग्राम यानी कि 1 मोल हमको मिलेगा। अब मैं सोडियम की जगह कैल्शियम ले रहा हूं, कैल्शियम कितना हमको मिलेगा देखिए जरा। यहां पर m कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है, और चार्ज कितना पास किया है 96,500, और इसके नीचे क्या होता है 2 इंटू 96,500, यानी कि कैल्शियम जितना उसका मोलर मास है उससे हाफ होगा, यानी 20 ग्राम, यानी कि हाफ मोल। अगर हम कैल्शियम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम का होगा 96,500 अपॉन 3 इंटू 96,500, तो यहां पर 9 ग्राम यानी कितना 1/3 ऑफ इट्स मोलर मास। तो ये अगर ये तो हुआ फॉर्मूला से, लेकिन अपन थ्योरी से समझें तो थ्योरी से ये कहेंगे कि इसके लिए 2 फेरेट की जरूरत है, हम दे रहे हैं 1 फेरेट इतना, तो जितना भी होगा उससे हाफ होगा, यानी कितना होगा 20 ग्राम। यहां पर 3 फेरेट की जरूरत है, 3 फेरेट की जगह हम दे रहे हैं 1 फेरेट, यानी कि 1/3 होगा, यानी कि कितना 9 ग्राम। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में यही बताया गया है कि करंट पर किस तरह से डिपेंडेंस होती है, करंट पर और टाइम पर, यानी कि टोटल अगर कहें उसका, तो चार्ज पर कैसे डिपेंडेंस होती है, किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब जरा देखें, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन में और एकेडमिक्स में भी, तो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को जरा हम देखें। देखिए,
on passing $10 current for 10 minutes through the electrolytic solutions of HCl, पहला क्या है HCl है, दूसरा क्या है HBr है, तीसरा क्या है HI है। विच गैस या विच सब्सटेंस कह दूं, विच सब्सटेंस will be obtained in maximum amount और इस पर 4 आंसर लिख दिए। क्या कौन सी गैस मिलेगी? पहली Cl2, दूसरा क्या लिख दिया? दूसरा लिख दिया Br2, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा मिलेगा? तीसरा क्या लिख दिया? तीसरा लिख दिया I2, ठीक है। और आप अगर इसमें देखा जाए तो एक चौथा भी लिख सकते हैं, चौथा क्या लिख सकते हैं? H2। तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि किसका अमाउंट ज्यादा होगा अगर इतना करंट इतने टाइम तक पास किया जाए, ठीक है। एक तो इसमें तरीका यह है कि आप पूरा उसमें कैलकुलेशन करें, आपके पास फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला में पुट करें सारी वैल्यूज और वो पूरा को पूरा निकालें। लेकिन दूसरा ये भी तरीका है आपके पास कि आप केवल, आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि कितना मोलर मास, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, कितना एटॉमिक मास होता है, केवल ये आपको पता हो कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, उसी से निकालेंगे। जरा देखिए ऐसा है कि इतना तो आपको पता है कि इन सारे सब्सटेंसेस के 1 मोल के लिए, इन सारे सब्सटेंसेस के 1 मोल के डिपोजिशन के लिए आपको 2 फेरेट की ही जरूरत होगी, क्योंकि सारे ही कैसे हैं? सारे ही डायटोमिक हैं, इसलिए सबके लिए आपको 2 फेरेट की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहां भी सबके लिए सेम ही आ रहा है, सेम ही पास हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि सबसे कम किसका है मॉलिक्यूलर मास और सबसे ज्यादा किसका। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये, सबसे कम है H2 का, उसके बाद है Cl2 का, उसके बाद है Br2 का, उसके बाद है I2 का। यानी कि अगर सेम चार्ज चाहे 2f हो चाहे अगर ये है, सब अगर पास कर दिए जाते हैं तो यहां देखिए उतने चार्ज में ये सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और ये सबसे कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट में आयोडीन होगा। क्लियर है? आपको पूरा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है भाई, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है, वो उतने चार्ज में ज्यादा डिपोजिशन कर लेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो जिसका मोलर मास ज्यादा वो ज्यादा डिपोजिट होगा। एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसी तरह से मैं मान लीजिए यहां HCl HBr I को रख करके इनकी जगह मैं लिख देता हूं कैल्शियम आयन, दूसरा मैं लिख देता हूं इसकी जगह पर मैग्नीशियम आयन और तीसरा मैं लिख देता हूं आयरन। इनका आयन का सॉल्यूशन है, इनका सॉल्यूशन। तो बताइए कि जो अमाउंट है जो डिपोजिट होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इन तीनों ही सब्सटेंसेस के आप जरा वो देख लीजिए कि इनका एटॉमिक मास क्या है। आयन की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर केवल एटम ही लिख सकता हूं। कैल्शियम का होता है 40, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 और आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, इसलिए 56। तो यहां पर ये मोलर मास में ग्राम में इतना 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 होगा। तो अमाउंट अगर सेम है तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो होगा डिपॉजिट वो मैग्नीशियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद आयरन होगा।
इस तरह से सिंपल सा ये एक क्वेश्चन है। ठीक, अब और जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन के रूप में दिखा रहा हूं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ Cl2 obtained at anode on passing कितना 3 फैराडे चार्ज थ्रू HCl सॉल्यूशन। और ये हमको किस पर निकालना है? एट STP। ओके, तो देखिए जरा, यहां पर तो सिंपल है, आपको पता है कि 2 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल Cl2। We know that 2 farad is required for 1 mole CO2. Then what amount of Cl2 will be obtained by passing 3 Faraday charge? 3 Faraday will give 1 by 2 into 3 is equal to 1.5 mole Cl2. 2 Faraday से 1 mole Cl2, तो 3 Faraday is 1.5 Cl2. 1 mole of a gas at STP has the volume 22.4 लीटर। आपने पिछले साल पढ़ा है कि 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का। किस पर? एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर। तो फिर इसका कितना होगा आप कर सकते हैं, 22.4 इंटू 1.5 जो आएगा आपका, वो इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ फैराडे का जो उसने बताया था। अब देखिए सेकंड लॉ हमको पढ़ना है। सेकंड लॉ में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए कि सेकंड लॉ कुछ नया नहीं है, बल्कि इस फर्स्ट लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इसका ही एक जैसे कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो उसको हमको समझते हैं उसको कि ये कोई न्यू लॉ नहीं है, ये फर्स्ट लॉ का ही मॉडिफिकेशन है। अगर आप फैराडे का फर्स्ट लॉ जानते हैं तो आप बिना सेकंड लॉ को जाने, बिना सेकंड लॉ को पढ़े भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नया लॉ नहीं है, ये उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसलिए मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि आप फर्स्ट लॉ को समझ चुके हैं। क्या है ये लॉ? ये लॉ ये बताता है कि मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, और मैं यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेने जा रहा हूं वो ऐसे सॉल्यूशंस लेने जा रहा हूं जिसमें कि उनके इक्विवेलेंट वेट और उनके मोलर मास, इनमें जो रिलेशन है यानी n की जो वैल्यू है वो जरा डिफरेंट हो। ठीक है, यहां पर मैं जो ले रहा हूं सॉल्यूशन एक्वस, ये सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। यहां देखिए जरा, यहां जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, ये सॉल्यूशन मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का। मैं कॉपर क्लोराइड भी ले सकता था, लेकिन जो सॉल्ट ज्यादा कॉमन होता है मैं उसी का ले रहा हूं। हमको दूसरे यहां एनाइन से कोई लेना देना नहीं है, हमको यहां पर कैटाइन से ही मतलब है समझने के लिए। और यहां पर मैं जो ले रहा हूं ये मोनोवैलेंट है, ये है सिल्वर नाइट्रेट का। अब कोई ये पूछ सकता है कि मैंने सिल्वर क्लोराइड क्यों नहीं लिया? तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल इस प्रकार से नहीं होगा इतना, इसलिए सिल्वर क्लोराइड में नहीं ले सकता। सिल्वर नाइट्रेट इसका बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, तो ये प्रैक्टिकल की बात है। तो इस तरह से मैंने 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बीकर में लिए, एक्वस सॉल्यूशन उनका लिया। अब मैं इस तरह से अरेंजमेंट करता हूं कि इन सब में सेम करंट पास हो। तो सेम करंट पास कैसे हो सकती है? या तो मैं इन सबको अलग अलग लगा दूं और करंट पास करूं, या फिर एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं। ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए मैं इस तरह से इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, यूं इस प्रकार से कि एक एंड यहां पर, दूसरा एंड यहां पर, और यहां पर मैं एक वायर, कनेक्टिंग वायर से इनको अटैच कर दूं। ये कनेक्टिंग वायर। तो
तो ये प्लस ये माइनस। तो देखिए ये इसका जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, फिर यहां पर ये कैसा हो जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इस तरह से मैं कर सकता हूं। तो इस तरह से आपने इनको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट होने पर क्या होगा, अगर आप इसको बैटरी को ऑन कर देंगे, करंट की डायरेक्शन ये ऐसी होगी, आई यहां से आएगा, ठीक है, आई यहां से आएगा, ये करेगा किस तरह से, एक्ट एनोड की तरह, ये कैसे करेगा, कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह। और ये आपकी जो सिल्वर आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, कॉपर आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, एल्यूमिनियम आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। यानी ये तीनों तरह के जो आयंस हैं किस पर डिपोजिट होंगे, ये कैथोड पर डिपोजिट होंगे। इसलिए मैं यहां पर इस तरह से लिख देता हूं कि यहां पर क्या डिपोजिट होगा, यहां पर सिल्वर डिपोजिट होगा, यहां पर क्या डिपोजिट होगा, यहां पर कॉपर डिपोजिट होगा, और यहां पर एल्यूमिनियम डिपोजिट होगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है। तो फेराडे ने इस लॉ में ये बताया था कि इफ वी कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इन सीरीज एंड पास अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट फॉर डेफिनेट ड्यूरेशन, then the amount of substance deposited at an electrode will be directly proportional to its equivalent weight। बताता हूं मैं हिंदी में। फेराडे ने ये बताया था अगर हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन का मतलब होता है कि सेम करंट होना चाहिए। अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, इनकी एक सीरीज बना लें और उनमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट डेफिनेट टाइम तक अगर पास करें, तो जो भी सब्सटेंस का अमाउंट डिपोजिट होगा कैथोड या एनोड पर, वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि फेराडे यहां पर ये कहना चाहते हैं, मैं कहां पर लिखूं, मैं नीचे लिख देता हूं आपको, ये कहना चाहते हैं कि जो भी अमाउंट डिपोजिट होगा W, वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि WAG जो होगा, यानी AG का मास, वो AG के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो उसके इक्विवेलेंट वेट के, सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से जो कॉपर का होगा W, कॉपर का मास जो डिपोजिट होगा, वो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का जो अमाउंट होगा डिपोजिट, वो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो हमने लास्ट लॉ में एक न्यूमेरिकल किया था। मैंने इसलिए आपको ये बताया था कि ये लॉ अगर ना भी पता हो तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ये केवल उसका मॉडिफाइड फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो अब हम इस लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं, अब इस लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं इसको। हमको इसको इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि WAG by EAG is equal to WCU by ECU is equal to WAL upon EAL is equal to constant। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए जरा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्या, WAG by EAG इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और यहां WCU by ECU ये भी कांस्टेंट हो गया, और WAL by EAL ये भी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट कांस्टेंट को हमने हटा दिया, तो यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं कि WAG by EAG इज इक्वल टू WCU by ECU, ऐसा मैं लिख सकता हूं।
दूसरा रिलेशन मैं किसी के साथ किसी का भी बना सकता हूं, इसके साथ इसका बना सकता हूं, WCU बाय ECU इज इक्वल टू WAL बाय EAL। यानी कि कुल मिलाकर अगर एक कॉमन फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि WA बाय EA इज इक्वल टू WB बाय EB, WB बाय EB। यानी कि अगर मुझे एक सब्सटेंस का पता है ये मास और ये मास, तो मैं दूसरे का निकाल सकता हूं इजीली। तो ये इस सेकंड लॉ की खासियत है, इसने न्यूमेरिकल्स को जो है इजी बना दिया। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इसने बहुत ही सहूलियत दे दी। कैसे, वो देखिए आप जरा। एक न्यूमेरिकल है, देखिए जरा। on passing I current, कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, on passing I current for t time, on passing I current for t time, x amount of silver is obtained, x amount of silver is obtained. Then if same current is passed for same duration through ferric ion solution, ये तो हमने किसके लिए किया था, सिल्वर के लिए। मतलब ये भी नहीं लिखा कि सिल्वर कौन सा सिल्वर नाइट्रेट, कोई जरूरत भी नहीं थी। ऑन पासिंग फेरिक आयन सोल्यूशन व्हाट अमाउंट ऑफ Fe will be obtained। वही सीरीज में जुड़े हुए थे या नहीं भी जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधा कह दिया कि आई करेंट टी टाइम तक अगर पास करते हैं तो एक्स अमाउंट सिल्वर का ऑब्टेन होता है। अगर सेम करेंट सेम पीरियड तक फेरिक आयन के सोल्यूशन में से पास किया जाए तो बताइए कि कितना, क्या अमाउंट फेरस उसका, सॉरी, आयरन का गेन होगा। यहां पर आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है, तो इससे आप उसका पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखिए जरा, यहां पर WA क्या है, WA आप देखिए, WA यहां पर दिया हुआ है x। अब EA देखिए, यहां पर एक खास बात बताना चाहूंगा, आपको कुछ मोलर मासेस पता होने चाहिए, ये जरूरी है। तो यहां सिल्वर का जो है वो सिल्वर का होता है 108, सिल्वर का मोलर मास, उसका इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। अब यहां पर आपको निकालना WFE, ये आपको फाइंड करना है। अब E कितना होगा, E तो देखिए यहां पर आयरन जो होता है, आयरन का होता है 56 मोलर मास, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 3 से डिवाइड कर देना है। कितना, 3। और इस तरह से आपको WFE की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 108 56x 108 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी WFE की वैल्यू। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द अमाउंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टडी आप कीजिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स पहले कीजिए, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स कीजिए। न्यूमेरिकल्स का टाइप बदल सकता है लेकिन आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, सेम रहेगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये आपको इंपॉर्टेंट पूरे पॉइंट्स थे, इनको आपको
थोड़ा सा कंसिडर करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। थैंक यू।